हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ और वो किसने किया, हम सभी को पता है वो किसने किया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, है ना। ये सब आपको पता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो न्यू बनी है, नई बनी है, वो क्यों नई बनी, उसकी क्या जरूरत थी, क्यों उसको नया बनाया गया है, क्या क्या उसमें नई खासियत है जो पुरानी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग में नहीं थी। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्या जो थी कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसकी वजह से 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने मना कर दिया था कि वो इनॉग्रेशन के टाइम पर नहीं आएंगे। साथ ही साथ मैं इससे जुड़ी हुई जितनी जानकारी एक वीडियो में पॉसिबल हो सकती है वो सारी आपको दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, जब मैं बात करती हूँ हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की, तो जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो कैसी थी, वो सर्कुलर शेप की थी। कैसी थी? सर्कुलर शेप की थी। और जब ये सर्कुलर शेप की थी तो उसमें 3 रूम्स थे। ठीक है, 3 रूम्स थे उसके अंदर, जिसमें क्या क्या था, एक लोकसभा के लिए था, एक राज्यसभा के लिए था और एक कॉमन हाउस था। एक लोकसभा के लिए था, एक राज्यसभा के लिए था और एक कॉमन हाउस था। और जब हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ये सर्कुलर शेप की थी और ये अब ट्राइंगल शेप की है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इसके अंदर दो क्या बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और यहाँ पर एक इन्होंने ओपन स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो हाउसेस बने हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर इसके ऊपर से जब हम देखेंगे, टॉप जो व्यू देखेंगे, तो उसमें हमें दिखेगा कि वहां पर 3 जो थे हाउसेस बने हुए थे। पार्लियामेंट जो है ना, हम सबको क्या लगता है, ऑलमोस्ट लोगों को हमें लगता है कि पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बने, पर ऐसा नहीं होता। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मतलब है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मतलब वो एक पार्ट है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वो अधूरी होती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का पार्ट कौन है? कौन है? प्रेसिडेंट है। वेरी गुड। चलिए, यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको पहले पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात करूं, तो जब आप ध्यान से देखते हैं, आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो बिल्डिंग थी ना, ये बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ठीक है, कब बनाई गई थी? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। और 1927 में 1927 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, जैसे अब इसका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन कब हुआ है? 2023 में। ठीक है, तो जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी उसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? 1927 में। और वो किसने करा था? वो लॉर्ड इरविन ने किया था, जो उस टाइम पे हमारे वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, और उस टाइम पे ये बनी। जो ये ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, इसको बनने में 6 साल का वक्त लग गया था। कितना वक्त लगा था? 6 साल का वक्त लग गया था। लेकिन अब जो हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको बनाने में मात्र 2 साल लगे हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा है? 2 इयर्स का। ठीक है, तो 2020 में क्या हुआ था, इसका काम स्टार्ट हुआ था और 2022 तक इसका काम खत्म हो गया था। और 2023 में 28 को क्या हो गया? इनॉग्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ से ये देखिए, मैं आपको टॉप व्यू दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ पर 3 थे हाउसेस और यहाँ पर 2 हाउसेस हैं और यहाँ एक ओपन एरिया है। साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया हुआ है? अशोक स्तंभ। ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। और ये दोनों एक दूसरे के सामने बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये इससे साइज में बड़ी है। ठीक है, 6400 और 64,500 किलोमीटर्स, सॉरी 64,500 मीटर्स की एरिया में ये न्यू पार्लियामेंट हमारी बनी है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलती हूँ। ठीक है, जब मैं आपको दिखा रही थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो जो हमारी पार्लियामेंट की पुरानी वाली ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो हमारी थी वो सर्कुलर शेप की।
ऐसा माना जाता है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, बट हाँ ऐसा माना जाता है कि ये जो बिल्डिंग का जो तरीका सोच के इन्होंने गोल आकार बनाया था, वो किसको देखकर बनाया था? 64 योगिनी टेम्पल मंदिर को देखकर बनाया गया था। ठीक है, तो ये 64 योगिनी मंदिर है जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश के मोरेना डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है जिसको देखकर ये बोला जाता है कि जो पुराने जमाने में जो हमारी पहले वाली जो पार्लियामेंट बनी थी वो इसी को देखकर बनाई गई थी, उसका स्ट्रक्चर इसी तरह बनाया गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो ये हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ये बनी है एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर से। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उसके लिए आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल विस्टा के नाम से आप जो है सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर गवर्नमेंट वेबसाइट भी मिलेगी। मैंने यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट लगाया था। ठीक है, इसके अंदर ही क्या आता है? हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का बनना, कंस्ट्रक्शन आती है। ठीक है, इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के न्यू वर्क जो है वो लाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्तव्य पथ का बनना, ठीक है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का बनना, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनना, ठीक है, वॉर मेमोरियल बनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये 20,000 करोड़ का है। ठीक है, कितने का है? 20,000 करोड़। तो उसमें से एक हिस्सा क्या था? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाना। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो थी वो 73 ईयर्स से चल रही थी, लोकसभा राज्यसभा थे उसमें। ठीक है, जिसको हम लोअर हाउस और अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना, मतलब बाइकैमरल स्ट्रक्चर है ना हमारा पार्लियामेंट का, तो वो चीज थी यहाँ पे। और ये 1921 से 27 तक बनाई जा रही थी, इसको 6 साल लग गए थे, और 27 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था लॉर्ड इरविन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी, जैसे हम सुन रहे थे, न्यूज में देख रहे थे कि इतना पैसा क्यों खर्च करना, है ना, न्यू बिल्डिंग क्यों बनानी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो क्या बनती है, एक मतलब गवर्नमेंट चलाती है हमारी, तो वो सिर्फ और सिर्फ देश का भविष्य देखती है। ठीक है, तो देश को किस तरह आगे लेके जाना है, किस तरह हमारे देश की तरक्की होगी, वो ध्यान में रखती है। क्या आप मानेंगे, यूपीए गवर्नमेंट जब थी, मतलब 2009 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तभी डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी चाहिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है और वो गवर्नमेंट चला रही होती है, तो उसका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि कैसे हमें देश को आगे बढ़ाना है। अब ये क्या हुआ, उस टाइम पे रिसोर्सेज इतने नहीं थे, या फिर इतना टाइम जो था लग गया क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी। तो अब जो है ये काम अब हुआ है। ठीक है, ये बात आ गई यहाँ पर। साथ ही साथ मैं बताऊं कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की सबसे मेन जरूरत क्या थी? सबसे मेन जरूरत ये थी कि अब आपको पता है हमारे देश की आबादी बढ़ चुकी है। ठीक है, कब की बनी थी वो? 1927 में बनी थी हमारी पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग। अब कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है, और इस टाइम पे हमारे देश की जो संख्या है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है, जनगणना जो है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, और जब बहुत ज्यादा लोग हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी बढ़ेंगे, है ना। जब देश में कम लोग होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स भी कम होंगे, लेकिन जब देश में लोग बढ़ गए हैं, 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, तो न्यू पार्लियामेंट की जरूरत ही थी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से न्यू एमपीज को भी चुना जाएगा। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है डीलिमिटेशन कमीशन। कौन काम करता है? डीलिमिटेशन कमीशन ये काम करती है। डीलिमिटेशन कमीशन का काम ये होता है कि वो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स के लिए वो देखती है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए। जैसे अभी तक 545 मेंबर्स जो थे वो लोकसभा में चुने जा रहे थे, और टोटल वहां पे सीट्स जो प्रेजेंट थी वो 552 थी। लेकिन अब जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसमें 800 के आसपास, ठीक है, मतलब 888 या 83 समथिंग के आसपास क्या बनी है, हमारी सीट्स बनी है। ठीक है, मतलब वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि अब जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, इसी तरह राज्यसभा में भी ये चीज होगी, और राज्यसभा के मेंबर्स की भी सीट्स जो है वो बढ़ेगी। और ये काम हम देख सकते हैं, मतलब वी आर नॉट श्योर
अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन करके दिखाया है ना, सीट्स बढ़ा दी। तो हम ये भी मान सकते हैं कि 2024 में जो इलेक्शंस होने हैं या फिर उसके बाद वाले जो इलेक्शंस होंगे, उसमें जो सीट्स है एमपीज के, वो बढ़ जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की। यहाँ पे आगे ये बात। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि न्यू पार्लियामेंट में ना, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में नई नई थीम्स रखी गई हैं, ठीक है। अब ये नई थीम्स बिल्कुल नई नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमारे नेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो हमारा लोकसभा बना है इस टाइम, वो पीकॉक थीम पे बना है, ठीक है। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है ना, तो उस थीम पे हमारा जो है लोकसभा बना है। आप देख सकते हैं इसका कलर, और इसके ऊपर की आप स्ट्रक्चर को देखिए किस तरह ये बनाया गया है। और साथ ही साथ अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो देखिए आप इधर बैठने की सिस्टम, और यहाँ पर ये लोटस, जिसे हम कमल बोलते हैं हिंदी में, उस तरह से ये बनाया गया है, ठीक है। जो हमारा नेशनल फ्लावर है, कौन है, क्या है हमारा नेशनल फ्लावर? लोटस, ठीक है। और नेशनल बर्ड हमारा कौन है? पीकॉक। तो पीकॉक थीम पे हमारी लोकसभा बनी है, और लोटस थीम पे, मतलब नेशनल फ्लावर के थीम पे हमारी राज्यसभा बनाई गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पता है जो हमारा पहले वाला पुरानी वाली बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में जो सीट्स थी वो बहुत कम थी या स्पेशियस नहीं थी। तो वो जो स्पेशियस नहीं थी, तो उसी टाइम पे अगर आपने कभी पार्लियामेंट का सेशन, लोकसभा राज्यसभा का देखा हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपको एक ही सीट पर चार चार पांच पांच लोग देखने को मिलेंगे बैठे हुए। लेकिन अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर ऐसी सीट्स बनाई गई हैं जहां पर दो ही लोग बैठ सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो। आप देख सकते हैं दो दो लोगों की सिटिंग करके यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और सीट्स जो है वो ज्यादा बढ़ गई है, ये बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 888 सीट्स जो है वो लोकसभा चैम्बर के लिए बनाई गई है, और राज्यसभा के लिए 384 सीट्स बनाई गई है। कितनी बनाई गई है? 384 राज्यसभा, और लोकसभा के लिए 888, ठीक है, 888, ठीक है। चलिए, ये हो गई यहाँ पे ये बात। अब हम बात करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा तो हो गया, लेकिन ज्वाइंट सेशन भी तो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज पे दोनों के मत नहीं मिलते, दोनों के डिसीजंस नहीं मिलते, लोकसभा और राज्यसभा के, तो एट द एंड क्या होता है? एट द एंड ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स मिलकर बैठते हैं। अब पुरानी पार्लियामेंट में उतनी जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि आगे सीट्स बढ़ गई हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, मतलब बढ़ जाएंगी, है ना। तो उसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे सीट्स का प्रॉपर इंतजाम है, ठीक है। 1272 सीट्स, और वो लोकसभा के अंदर से ही, मतलब वहां पर ही बिठाया जाएगा, ठीक है। इतना वहां पे स्पेस है कि ज्वाइंट सेशन वहां पर हो सकता है, और बहुत इजीली और बहुत आराम से हो सकता है। अब क्या आपको पता है, 100 साल पहले, आपको पता ही है, 100 साल पहले की बात हो रही है जब हमारी पुरानी बिल्डिंग बनी। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब वहां पे फोन हो तो वो तो ही बड़ी बात है, सबके पास फोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो वहां पर जो टेक्निक्स थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत कम थी। लेकिन आज के जमाने में हम देख रहे हैं, एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसकी जरूरत हमें है। क्यों? क्योंकि हम जो है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसको भी तो हमें क्या करना है? दिखाना है ना, हमें सबके सामने अपनी इमेज को दिखाना है ना। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ा? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी पड़ी। और साथ ही साथ मेन चीज आ जाती है सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है ना, चाहे आपकी पर्सनल सिक्योरिटी हो, जैसे हम राइट टू प्रिवेसी का बिल देखते हैं, है ना, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ तो कंट्री की बात हो रही है, पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो मतलब उसको अपग्रेड करना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर ये बात हुई। अब पहले के टाइम पे जो हमारा दिल्ली था, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है पार्लियामेंट, है ना, तो यहाँ पर जो अर्थक्वेक आता था, वो रिक्टर स्केल हम 1 या 2 के बीच में देखते थे। लेकिन अब जो है वो रिक्टर स्केल पे कितना आता है? ज्यादा पे आ जाता है, ठीक है। मतलब ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया बन चुका है दिल्ली, ठीक है, 3 और 4 के बीच में आता है। तो इसके लिए भी हमें ऐसी बिल्डिंग की जरूरत थी जो अर्थक्वेक को झेल सके, है ना, तो अर्थक्वेक को झेल सके। तो इसीलिए इसको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी बनाया गया है, कि अर्थक्वेक आए तो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग को नुकसान ना हो, ठीक है। यहाँ पर हो गई ये बात
ये तो मैंने आपको बता दिया कि एमपीज एमएलए की जो है सीट्स बढ़ जाएगी, और कौन डिस्क्राइब करता है, डिलिमिटेशन कमीशन बताता है कि कितनी सीट्स बढ़नी चाहिए। जब हमारे पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ अभी 28 मई को, तो पीएम मोदी जो है उन्होंने क्या करा, एक 75 रुपीज का कॉइन जो है वो भी निकाला, रिलीज करा। ठीक है, 75 रुपीज का कॉइन जो है वो रिलीज हुआ है, और वो कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं। अब ये जो कॉइन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है ये बना हुआ है सिल्वर से, मतलब चांदी है ना, कॉपर और बाकी सब चीजों से। तो क्या ये लीगल टेंडर है? क्या हम आम नागरिक, जैसे हम 10 रुपए का नोट, 10 रुपए का सिक्का, 100 रुपए, है ना, इस तरह से हम देखते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ यूज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं उससे, क्या हम इस 75 रुपीज कॉइन को भी इस तरह यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, इसे हम यूज नहीं कर सकते इस तरह आसानी से। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 75 रुपीज का कॉइन आए, तो आप उसको ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मंगवा सकते हैं घर पे, लेकिन उसे हम नॉर्मली लीगल टेंडर की तरह यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 75 रुपीज है, लेकिन अगर इसकी असली वैल्यू देखी जाए तो वो 75 रुपीज से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें चांदी है और अलग अलग तरह की जो है मेटल्स मिले हुए हैं, और उसको अगर हम गला के देखें, ठीक है, मेल्ट कर दें, तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि इसको हम लीगल टेंडर की तरह यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसे ऑर्डर करवा सकते हैं और अपने घर पे रख सकते हैं, है ना, अपने पास रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ महीनों पहले, 2-3 महीने पहले, बहुत न्यूज में चल रहा था अशोक स्तंभ, है ना, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर जो है बनाया गया है। और इसके ऊपर होता क्या है, देखिए, अशोक स्तंभ जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो है ये जनरली, मतलब ये सारनाथ में प्लेस हुआ था। ठीक है, और उस टाइम पे मौर्यन पीरियड चल रहा था। ठीक है, मौर्यन पीरियड जब चल रहा था तो उस टाइम पे सारनाथ में इसको प्लेस किया गया था। इसमें 4 एशियाटिक लॉयंस होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि हमें तो 3 दिख रहे हैं, है ना, हो सकता है ना ये क्वेश्चन। तो 3 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक पीछे की साइड होगा, होते 4 हैं, जैसे 2 इधर और 2 आमने सामने। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर हाथ रखती हूँ अपने आगे पीछे, है ना, तो आपको दूसरा हाथ नहीं नजर आ रहा, तो इसी तरह एक जो लायन है वो पीछे है, और बाकी साइड वाले तो आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन एक लायन आपको पीछे भी दिखेगा। तो टोटल 4 एशियाटिक लॉयंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। विवादों में क्यों था? क्योंकि अगर आप पहले का अशोक स्तंभ देखेंगे तो उसमें आप जो लायंस देख रहे हैं वो बहुत ही पीसफुल दिख रहे हैं, बहुत काम दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं तो उसमें आपको ऐसा लग रहा है जैसे उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, एग्रेशन भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं असली में अशोक स्तंभ का मतलब बताऊं तो उसका मतलब होता है पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है, करेज, है ना, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है ना, प्राइड, हमारा प्राइड है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये क्या होती है, अशोक स्तंभ की खासियत होती है। तो अशोक स्तंभ जो है वो क्यों माना जाता है, क्यों, क्या उसकी खासियत है, कि उसकी खासियत ये है कि उसको हम अपना प्राइड मानते हैं, उससे हम सिंबलाइज करते हैं कि हम करेजियस है, हम पावरफुल हैं। ठीक है, हमने स्ट्रेंथ है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, तो यही चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा नए फीचर्स डेवलप किए गए हैं। जैसे इसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया गया है, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। दूसरी चीज, इसके अंदर ऐसे सीसीटीवी कैमरास हैं जो 360 डिग्री रोटेट करते हैं, मतलब आपको हर जगह की चीजें नजर आएंगी, और बहुत ज्यादा इसमें कैमरा, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे थर्मल डिटेक्शन, थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी लगाया गया है। ठीक है, थर्मल इमेजिंग इमेजिंग सिस्टम है। साथ ही साथ इसमें मॉडर्न वेपन्स का यूज हुआ है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज हुआ है। ठीक है, और मेन चीज आजकल का जो सबसे बड़ा खतरा है वो है साइबर सिक्योरिटी का। तो यहाँ पर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में पूरा ध्यान रखा गया है कि सबसे पहले तो नॉर्मल अपनी जो सिक्योरिटी है, ठीक है, वो रखी गई है, साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी जो आजकल सबसे बड़ा थ्रेट है, जैसा कि हमने देखा था एम्स वाले केस में भी, है ना, साइबर सिक्योरिटी कितने थ्रेट पे थी, इतना नुकसान हो गया था हमारे डेटा को। तो इसी तरह
यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है अलग अलग कंट्रीज से सीख कर कि क्या हम नया कर सकते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर, ताकि उसमें अब कोई कमी ना रहे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, हम सोचते हैं कि ये कम से कम 150 ईयर्स तक हमारे साथ बिल्कुल एज इट इज रहेगी, और इसमें बहुत ही ज्यादा न्यू जो है इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जैसे टच स्क्रीन पैनल्स लगाए गए हैं। ठीक है, माइक्स अलग अलग तरह के लगाए गए हैं। पुराने वाले टाइम पे जो थे वो देखिए अब वो टेक्नोलॉजी से मैच नहीं कर पा रहे, हम उसे ओल्ड फैशन नहीं बोल सकते, है ना, ओल्ड फैशन नहीं है वो। बट बात क्या है, अब जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री को, स्पेशली हमारी पार्लियामेंट जो सिंबलाइज कर रही है हमारी कंट्री को, उसमें टेक्नोलॉजी का अपग्रेड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो सारा काम अब न्यू पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बिल्डिंग में किया जा रहा है। ठीक है, तो सारे सिक्योरिटी ऑपरेशंस का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और कोई भी सस्पिशियस पर्सन, मतलब कोई भी अगर ऐसा पर्सन जिसके ऊपर शक हो रहा है, सस्पिशियस पर्सन मतलब जिसके ऊपर हमें शक हो रहा है, उसको अंदर आने में बहुत ही ज्यादा मतलब परेशानी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है। तो मतलब सिक्योरिटी के साथ तो हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते, स्पेशली अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में। तो यहाँ पर सिक्योरिटी को जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी की तरह टाइट रखा गया है। ठीक है, तो ये बात आ गई यहाँ पर। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो कुछ बताइए इससे रिलेट करके, तो छोटी सी चीज आपको बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की पहले तो मैंने आपको सबसे पहले चीज बता दी थी, क्या बताया था कि पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ आर्टिकल 85 की। ठीक है, किसकी बात करती हूँ, आर्टिकल 85 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसने प्रेसिडेंट को पावर दी है। क्या पावर दी है उसने, प्रेसिडेंट को ये पावर दी है कि वो जब चाहे जहां चाहे, ठीक है, मतलब जिस टाइम या जिस प्लेस पे चाहे वहां पर वो सेशन करवा सकते हैं। सेशंस के अंदर 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब 2 सेशंस के अंदर 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, उससे कम का टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई थी कंट्रोवर्सी की, है ना, कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ने मना कर दिया कि हम इनॉग्रेशन पर नहीं है। देखिए, जो हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है, इस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये जो है ये हमारी प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जो होता है ना, स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया का, तो वो जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो या नेक्स्ट प्रेसिडेंट हो या प्रीवियस प्रेसिडेंट हो। तो सबसे मेन चीज, इनके हाथों ही सारे फॉर्मल काम होते हैं। जैसे कोई भी बिल बनेगा, तो अगर वो प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेंगे, अपनी असेंट नहीं देंगे, तो वो बिल एक्ट नहीं बनता। ठीक है, लॉ नहीं बनता। तो हर चीज में प्रेसिडेंट की बहुत ही बड़ी भूमिका है, और प्रेसिडेंट को हम हर चीज में अपना फॉर्मल हेड मानते हैं। कोई भी चीज अगर हम कंट्री को अपने डिनोट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं, तो हम प्रेसिडेंट के नाम में करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट का नाम लेकर करते हैं। प्रेसिडेंट के साइन, प्रेसिडेंट का अप्रूवल, असेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये बात यही चल रही थी कि प्रेसिडेंट से ही इनॉग्रेशन करवाना चाहिए था हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का। ठीक है, ये बात आ गई। यहाँ पर दूसरी चीज आ रही थी कि पीएम, मतलब जो ऑपोजिशन कह रहा था, मैं नहीं कह रही हूँ, ऑपोजिशन कह रहा था कि हर चीज में पीएम मोदी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन ये हक बनता था प्रेसिडेंट का। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोला, ऑपोजिशन पार्टीज ने, उन्होंने बोला कि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो एक विमेन है, तो इसीलिए इनसे इनॉग्रेशन नहीं कराया गया है। साथ ही साथ ये बोला गया कि ये ट्राइबल हैं, तो इसीलिए इनके साथ इनसे जो है इनॉग्रेशन नहीं करवाया गया है। तो यही सब कंट्रोवर्सी यहाँ पर चल रही थी, और इसी वजह से यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन अगर हम बात को साइड में रखें, ठीक है, और हम देखें कि क्या हमारी जो न्यू पार्लियामेंट थी उसकी जरूरत थी हमें, तो जी हाँ, जरूरत तो बहुत थी, है ना। अब एक चीज बताइए, अगर आपका घर है, ठीक है, और वो बहुत पुराना हो गया है, तो आप उसको थोड़ा 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 करके ठीक करवा सकते हैं। जैसे कभी बाथरूम में कुछ खराब हो जाता है तो उसे हम ठीक कराते हैं, कभी कहीं लाइट्स लगवानी पड़ जाती हैं, कभी कुछ चेंज करवाना पड़ जाता है, कभी ट्यूब्स चेंज करवानी पड़ जाती है, पाइप चेंज करवानी पड़ जाती है। जब तक तो वो चेंज हो रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जब उसमें सीलन ज्यादा आ जाए, है ना, जब वो क्रैक होने लग जाए, तो हमें क्या करवाना पड़ता है, तो हम उसे रेनोवेट करवाते हैं, या हम उसे दोबारा से मतलब रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं ना। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमें एक सेफ जो है अपना बिल्डिंग, अपनी हाउस चाहिए होती
ना। तो इसी तरह से, और ये तो हमारी कंट्री को सिंबलाइज कर रहा है, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत तो थी, है ना, जरूरत तो थी। एक तो ये हमारी कंट्री को सिंबलाइज कर रहा है, ऊपर से वो बहुत पुराना हो गया था। अगर आप गूगल पे जाएंगे और फोटोज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वहां पर बहुत ही ज्यादा फोटोज ऐसी दिखाई गई है जहां पर तारों के गुच्छे हैं, ठीक है, बंडल्स ऑफ वायर्स हैं, ठीक है, बंडल है वायर्स के, ये सब है। या फिर क्या हो रहा है, वो फायर प्रोन नहीं है, वहां आग लग सकती है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा टूट टूट करी हुई है, मतलब ऐसे तोड़ा गया है बिल्डिंग को, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पर हुई पड़ी हैं, तो इसीलिए हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की तो जरूरत थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या द्रौपदी मुर्मू जी को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था, या क्या मोदी जी ने अगर इनॉग्रेशन किया है तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है, और हमें सबको एक साथ एकजुट होकर अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, सोचना चाहिए उसके बारे में, और ये सब इन सब विवादों में नहीं है। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। देखिए, पार्लियामेंट जो है ना, उसका काम बहुत बड़ा है ना। वो हम सब जो भी लोग हैं यहाँ पर इंडिया में, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी जितनी परेशानियां होती है, जितने भी मुद्दे होते हैं, जितने भी लॉज बनते हैं, वो सारे पार्लियामेंट में बनते हैं, है ना। तो उसका तो स्ट्रांग होना बनता ही है ना, उसको तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मेरा तो यहाँ पर यही डिसीजन है कि अब जो है उसको अच्छे से हम देखें, उसको उसके साथ खड़े रहें, है ना। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि अपनी राय आप जरूर रखिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। तो हाँ, आप मेरे को बताइएगा कि क्या इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट को करना चाहिए था या प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए था। आप मुझे अच्छे से बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, ठीक है, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि जितना हो सके मैं एक वीडियो में आपको बता सकूं। आप मुझे जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी तो भी बताना कि वीडियो अच्छी इसलिए नहीं लगी, और जो भी आपके मन में आए, ठीक है, आपका ओपिनियन हो, वो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये मेरा नया चैनल है अवेयर विद हीना, तो प्लीज इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। नमस्कार।